बाबा साहब ने सदियों हजारों सालों में पहली बार हम दलित पिछड़ों को वोट का अधिकार मिला, वो भी हमसे छीनने की बात इस समय आ चुकी है। आपका वोट छिन गया तो आपकी नागरिकता छिन गई, नागरिकता छिन गई तो आपको या तो उठा करके समुद्र में फेंक दिया जाएगा या पाकिस्तान में बांग्लादेश में धकेल दिया जाएगा। जब फूल पलाश की धरती से गुजर रहे हैं राहुल जी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कर्पूरी ठाकुर जी को ना याद किया जाए। चुनाव आयोग के जो सदस्य होंगे वो कानून से परे होंगे, उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी गलत से गलत काम कर ले। तो ये संविधान को, जिसको कहते हैं ना टुकड़े टुकड़ों में काटना, जहां भी अन्याय दिखे उस अन्याय के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी को आगे करके ओबीसी बता करके ओबीसी के ही गला एक तरह से काटा जा रहा है। जो शिक्षा का स्तर अनुराग ठाकुर अपने बच्चे को दे रहा है, बाकी ही जो हिंदू दलित पिछड़े आदिवासी उनके बच्चों को वो शिक्षा क्यों नहीं मिल रही? उनके बच्चों को क्यों नहीं ऑक्सफोर्ड में ये भेज रहे? उनको तो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज है वही बंद कर दिए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, राहुल गांधी का ये कोर एजेंडा है और आज बीपी मंडल साहब की जयंती भी है। मेरे साथ डॉक्टर अनिल जैहिंद साहब हैं, कांग्रेस ओबीसी के चेयरपर्सन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के, और राहुल गांधी बिहार दौरे पर है वोट बचाओ। आज दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन है, वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। राहुल गांधी वोट चोरी को रोकने के लिए बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, बड़ा समर्थन मिल रहा है, आप नेशनल दस्तक पर देख भी सकते हैं। अनिल जैहिंद जी साहब से समझेंगे कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन और वोट चोरी दोनों में क्या सामंजस्य है, और सवाल है कि क्या आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पहले नौकरियां गई, अब वोट ही नहीं रहेगा तो आपको मिलेगा क्या? ये बड़ा सवाल है। ऐसे में अब संविधान और वोट, ये दोनों का क्या है कनेक्शन आपस में, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग कह रहे थे कि संविधान खतरे में है जी, अब तो वोट खतरे में है। जी जी जी, देखिए वोट भी एक संविधान का हिस्सा है जी। हजारों साल तक जो हमारे देश में व्यवस्था चली, उसमें इस देश के जो 90% दलित पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, तो कौन राजा बनेगा उनसे कोई पूछता नहीं था। जिसके पास ताकत थी, तलवार थी, वो तलवार के दम पे अपना हुक्मरान बन जाता था, बादशाह राजा बनते थे। कांग्रेस जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो उन्होंने तय किया कि जब भी देश आज़ाद होगा हम ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें सबको बराबरी का दर्जा मिले। ठीक है, आज़ादी से पहले हर किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े जो जमींदार लोग होते थे, पैसे वाले सेठ साहूकार होते थे, सिर्फ उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होता था। देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि भाई देखो, संविधान अगर बनाना है और हमें सबके साथ इंसाफ करना है मानवता के आधार पे, तो ये काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देना पड़ेगा। वो उनसे बढ़िया ये काम कोई नहीं कर सकता। तो बाबा साहब की तो दूसरी अलग पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। भाई पॉलिटिकल दृष्टि से तो दूसरे पार्टी के लोगों को क्रेडिट देता नहीं। कांग्रेस में भी कानूनबाज थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे। लेकिन क्योंकि संविधान ऐसा बनाना था कांग्रेस पार्टी को जिसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, जो सदियों से अन्याय सह रहे थे, जिनके साथ वंचना थी, जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, संपत्ति नहीं रखने दी जाती थी, अपमानित किया जाता था, गालियां मिलती थी, रोज ठोकरें मारी जाती थी, उन लोगों को बराबर का, उनका जो दर्द समझता हो वही ऐसा संविधान बना सकता है। तो बाबा साहब इस दर्द को समझते थे, वो संविधान उन्होंने बनाया। और जैसे ही उन्होंने 26 नवंबर 1949 को वो देश को अर्पित किया, संविधान लागू 2 महीने बाद हुआ, तो जब देश के सामने आया तो ये आरएसएस बीजेपी वाले, उनका जो मुखपत्र था ऑर्गेनाइजर, तो उसमें जो है उन्होंने हिंदी में वो 5 जन कहते हैं, वो तो बाद में आया जी, तो उस समय सिर्फ ऑर्गेनाइजर था। तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि इस संविधान में मनुस्मृति तो है ही नहीं। अब मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति जन्म के आधार पे आदमी को ऊंचा और नीचा बताती है। इस जन्म में ले लिया तो आप नीच हो, आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, आप संपत्ति नहीं रख सकते, आप शिक्षा नहीं ले सकते। तो ये सब था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने दिया, यानी संविधान अर्पित करने से पहले। और उन्होंने, बाबा साहब ने कहा इस बात को कि अब ये संविधान लागू हो जाएगा और पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे भारत के सब नागरिक बराबर हो जाएंगे।
क्योंकि वन मैन वन वोट इक्वल वैल्यू का फार्मूला लागू हो जाएगा। तो चाहे अदानी अंबानी हो, चाहे किसी भी जाति की ऊंची से ऊंची जात का हो, चाहे किसी घर में जन्म लिया हो, दलित पिछड़ा हो, सबके वोट की वैल्यू बराबर है। इस बात को आज की पीढ़ी जो है ना, क्योंकि वो तो जब से उन्होंने जन्म लिया इस चीज को देखा, वो नहीं इसकी वैल्यू समझती कि हजारों साल में पहली बार हमारे दलित पिछड़ों को वोट का अधिकार मिला है। उससे पहले किस तरह से उनकी हालत है कोई सोच भी नहीं सकता आज की पीढ़ी का व्यक्ति। तो नहीं, लेकिन रुझान बढ़ा है सर युवाओं का। हाँ, अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो बाबा साहब ने तब ये कहा कि वोट तो मिल रहा है, लेकिन अभी भी सामाजिक गैर बराबरी समाज में है और आर्थिक गैर बराबरी भी है। तो अब इन दोनों गैर बराबरियों को दूर करने के लिए काम होना चाहिए। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आपने देखा राहुल गांधी जी जो संविधान सम्मेलन कर रहे थे, उसमें यही बात होती थी कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आर्थिक और सामाजिक बराबरी दी जाए, उसके लिए वो लड़ रहे। ठीक है, लेकिन अब पिछले दिनों क्या हुआ कि जो वोट का अधिकार हम फॉर ग्रांटेड मान के चल रहे थे कि भाई ये तो हमारा है ही, उसको भी छीनने की नौबत आ गई। जो SIR हो गया वो वही है कि जो बाबा साहब ने सदियों हजारों सालों में पहली बार हम दलित पिछड़ों को वोट का अधिकार मिला, वो भी हमसे छीनने की बात इस समय आ चुकी है। और अगर आपका वोट छिन गया तो आपकी नागरिकता छिन गई, नागरिकता छिन गई तो आपको या तो उठा करके समुद्र में फेंक दिया जाएगा या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में धकेल दिया जाएगा। ये आपको जंजीरें बांध करके आपसे मतलब कोई दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे अपने। बिल्कुल सर, ये जो आपको समर्थन मिल रहा है, हाँ, राहुल गांधी के कार्यक्रम को जन समर्थन मिल रहा है, इसी दौरान आपने 2 ऐसे कार्यक्रम रखे हैं। 26 को आपका कार्यक्रम मधुबनी के फुलपरास में है, हाँ, और 28 को आपका कार्यक्रम मोतिहारी में। इसका क्या तारतम्य है, संविधान प्लस वोट? देखिए 26 को तो क्योंकि फूलपरास जो है ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है जी, जिन्होंने इस देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन खास तौर पे जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वो उनको बहुत ज्यादा मानते हैं कि उनके जीवन में कर्पूरी ठाकुर जी के जो कर्म थे, जो काम करके गए, उनसे उनके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज आया। तो जब फूलपरास की धरती से गुजर रहे हैं राहुल जी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कर्पूरी ठाकुर जी को ना याद किया जाए। ठीक है, तो इसलिए कल का जो हमारा संविधान सम्मेलन है, आमतौर पे तो हम अलग अलग कास्ट सेंसेस और इस तरह के विषयों के ऊपर चर्चा रखते हैं, लेकिन कल का जो हमारा जो कार्यक्रम है उसमें केवल और केवल जो है काम जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद किया जाएगा, क्योंकि ये उनकी कर्म भूमि है फूलपरास, और क्योंकि आज हमारे श्री BP मंडल जी की जयंती भी है, उनको भी याद किया जाएगा। तो कल का कार्यक्रम जो है वो डेडिकेटेड 2 महापुरुषों को है, जननायक कर्पूरी ठाकुर और श्री BP मंडल। ये उसकी खासियत है, ये दोनों कार्यक्रम का। हाँ, तो सर कल का कार्यक्रम में ये है। बाकी तो जैसे हमारा संविधान सम्मेलन होता है तो 28 तारीख को जो मोतिहारी में गांधी प्रेक्षागृह में कर रहे हैं हम, उसमें वही जैसे हमारे संविधान सम्मेलन होता है वो उस प्रकार का होगा। जो अति पिछड़ों के जो मुद्दे हैं, दलितों के मुद्दे हैं, अकलियत के मुद्दे हैं, उन पे चर्चा रहेगी। सर, हम लोग मीडिया नहीं बताएगा, टीवी अखबार नहीं बताएगा, क्योंकि वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। राहुल गांधी ने मंचों से भी कहा है कि मीडिया हमको नहीं दिखा रहा है। हाँ। मैं इस कार्यक्रम को कवर कर रहा हूँ, उनकी ये वोटर यात्रा को सासाराम से। 90% जो आवाज दलित पिछड़ों की भरमार है, वही लोग चल रहे हैं, लोग स्वतः आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, इस तरह की उम्मीद थी आप लोगों को? देखिए उम्मीद तो थी, लेकिन आप कहेंगे जिस तरह से मिल रहा है इस तरह से कि अगर मैं सही मायने में कहूँ तो नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है, पिछले 1-1.5 साल से राहुल जी ने जो मुहिम सामाजिक न्याय की चलाई है, जो भागीदारी न्याय की बात की है कि जितनी आबादी उतना हक, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, ठीक है, उसका असर मुझे लगता है कि बिहार में बहुत ज्यादा हो चुका है। और ये जो SIR लेकर के आई बीजेपी, तो इससे लोगों के समझ में आ गया कि राहुल गांधी जी जो चेतावनी दे रहे थे संविधान के बारे में, वो तो बिल्कुल सच है।
तो आज जो बिहार का जो जिसको कहते हैं प्रबुद्ध नागरिक, और बिहार का चाहे वो गरीब व्यक्ति बेशक हो लेकिन प्रबुद्ध होता है राजनीति को लेकर के, तो उन लोगों को समझ में आ गया। और जब आप किसी गरीब गुरबा के लिए लड़ते हैं, दलित पिछड़े आदिवासी के लिए लड़ते हैं, तो वो लोग आपका साथ देते हैं। तो वही आज बिहार में हो रहा है। एक किस्म की, मैं तो समझता हूँ कि क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो एक तरह से लोकतांत्रिक क्रांति वो हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह का हजूम और जिस तरह का जन समर्थन राहुल जी को मिल रहा है। अमित शाह के देश के केंद्रीय गृह मंत्री, उन पर बहुत गंभीर आरोप भी लगते हैं। प्रधानमंत्री को संसद में कहा गया वोट चोर, अमित शाह को तरी पार कहा गया। अमित शाह ने कहा कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण बिना खून बहाए होता है। वो कह रहे हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, ये गलत दुष्प्रचार हो रहा है, यहाँ कभी कोई खून खराबा नहीं होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप लोगों की जांच कराएंगे जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम लोग डेमोक्रेटिक हैं। नहीं, वो डेमोक्रेटिक तो कितने हैं वो सबको पता लग रहा है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है। आप चुनाव आयोग का ही लीजिए, चुनाव आयोग में जो सदस्य और चेयरमैन जो बनता था उसका पहले तरीका ये था कि उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तीन मिलकर के तय करते थे, और तीनों अपने अलग अलग एक जिसको कहते हैं राय रखते थे। अब उन्होंने कानून बदल दिया कि चुनाव आयोग का जो भी सदस्य और मुख्य वो बनेगा, चीफ बनेगा, वो उसको बनाने में तीन लोग जो होंगे उसमें से चीफ जस्टिस को निकाल दिया उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के, और एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और एक प्रधानमंत्री होगा। तो ये दो लोग तो सेम ही एक ही पाले में होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो यानी जो तीन राय होती थी वो दो राय कर दी, एक तरह से डिक्टेटरशिप कर दी। तो ये भी संविधान का जिसको कहते हैं ऐसी की तैसी करना और उसका खत्म करने वाली बात है। इस तरह के कई कानून के बदलाव उन्होंने किए। ये कर दिया कि चुनाव आयोग के जो सदस्य होंगे वो कानून से परे होंगे, उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती चाहे वो कुछ भी गलत से गलत काम कर ले। तो ये संविधान को जिसको कहते हैं ना टुकड़े टुकड़ों में काटना, सलामी कट भी कह सकते हो उसको, या चाइनीज कट भी कह सकते हो, धीरे धीरे करके संविधान को कई इस तरह का बदलाव कर। मोहन भागवत का एक बड़ा बयान है कि राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नहीं, वो उन्होंने बयान दे दिया, और भविष्य के क्या वो तो हमें भी नजर आ रहा है मोहन भागवत क्या कहेगा। ये तो पूरी, आप बिहार के एक 10 साल के बच्चे से पूछ लीजिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूँ, इसी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ मैं। आप सामाजिक आंदोलन का आपका लंबा संघर्ष रहा है, 40 साल आपने समाज को दिया है। आपने लालू यादव का दौर देखा है, शरद यादव का दौर देखा है, आपने बीपी मंडल साहब का दौर देखा है, अभी का भी आप दौर देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? क्या जागरूकता बढ़ी है, समाज सचेत हो रहा है, या स्थिति बहुत खराब हो गई? देखिए, मुझे जो लगता है कि हम लगातार इसकी मुहिम चलाते रहते थे, सोशल जस्टिस के जो भी इश्यूज थे, और आपको तो ध्यान है कि जब ये 13 पॉइंट रोस्टर आया था रिजर्वेशन का जी, और 200 पॉइंट रोस्टर को ख़त्म करने की बात थी, जिसमें वर्चुअली जिसको कहते हैं कि ओबीसी SC ST का आरक्षण खत्म हो जाना था, तो उसमें हमने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, आप तो उसके साक्षी हैं, जिसमें हमारे साथ सभी किस्म के लोग थे। जस्टिस ईश्वरिया भी थे, प्रोफेसर रतनलाल थे, रविकांत जी थे, आपका क्या कहते हैं बामसेफ के भी वो थे अपना वामन मेश्राम जी। तो हमने खतरे को भांपते हुए जब संविधान सुरक्षा समिति बनाई है तो काम किया। लेकिन आज मेरे को बड़ी खुशी है, और इसमें आपका भी शंभू जी बहुत बड़ा योगदान है, जो आपने ये नेशनल दस्तक और आपसे प्रेरणा लेकर के और इस तरह जो बहुजन चैनल खुले, उन्होंने इस देश के नौजवानों में जो जागृति पैदा कर दी है। वो हमारा एक सपना था 40 साल पहले जब मंडल लागू हुआ, तब हमने देखा कि मंडल के समर्थन में जो मतलब 80-85% जनता को आना चाहिए था वो नहीं आ रही। जो 15% लोग थे वो सड़कों को उन्होंने जो विरोध कर रहे थे वो सड़कें भरे हुए थे, टीवी अखबार नहीं था, टीवी अखबार नहीं था।
लेकिन अब आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं और ये यूट्यूब जैसे चैनल हैं, आप जैसे, आप लोगों ने एक, जिसको कहते हैं कि काफी जागृति पैदा कर दी है। और मैं समझता हूँ ये जो राहुल जी को रिस्पांस मिल रहा है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। सर एक एक सवाल है, अब आप तो मिशनरी हैं ही, बहुजन मिशन चला रहे थे, अभी भी चला रहे हैं, कांग्रेस में भी आपकी भूमिका बहुजन मिशनरी की ही अभी तक दिख रही है। आप अब ओबीसी के अध्यक्ष बन गए। ओबीसी एक बड़ा तबका है, 60-65% आबादी है देश भर में। बीजेपी ओबीसी के नाम पर राजनीति में आई, प्रधानमंत्री को ओबीसी बाकायदा प्रोजेक्ट किया गया। जी तो कांग्रेस की क्या रणनीति है, खासकर चूंकि एक बड़ा तबका है 60-65%, उसको जोड़ने की? देखिए, रणनीति कुछ नहीं। कांग्रेस जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो ये रणनीति नहीं थी कि सत्ता में आना है। जब आप अच्छा काम जनता के लिए करते हो तो जनता खुद ही कहती है कि आप सत्ता में आइए, आप सरकार बनाइए। तो जब आप गरीब गुरबा के लिए लड़ते हो, दलित आदिवासी पिछड़ा अति पछड़ा के लिए लड़ते हो, अकलियत के लिए लड़ते हो, जब आप फिरका परस्त ताकतों से लड़ते हुए नजर आ रहे हो, तो जनता खुद ही आपको सरकार बनाने के लिए समर्थन जो है वो देगी, क्योंकि जनता को इस तरह की बातों से मोहब्बत है। तो मुझे लगता है कि कोई अलग से रणनीति बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां भी अन्याय दिखे उस अन्याय के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री, आरएसएस बीजेपी की जो रणनीति है, वो कह रहे हैं हम 27 ओबीसी मंत्री बनाए हैं, हमने 3 आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, हमने ओबीसी के प्रधानमंत्री बनाए। अभी वो उपराष्ट्रपति के लिए कह रहे हैं कि वो ओबीसी समाज से, जबकि हम जानते हैं इस बात को, हम लोग बोल भी रहे हैं कि जब वो गवर्नर थे झारखंड का, तो रिजर्वेशन का उन्होंने 27% रिजर्वेशन की फाइल लौटा दी। तो ये जो मारक क्षमता जो आरएसएस सामाजिक न्याय के नाम पर जो संवैधानिक अधिकार खत्म करे, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है, लेकिन वो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं। देखिए, ऐसा है कि ओबीसी का जो प्रधानमंत्री है वो जब बनता है तो आरक्षण, जिसको अभी आपने देखा चंडीगढ़ में ओबीसी का 0 आरक्षण मिला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ओबीसी का प्रधानमंत्री है। ओबीसी का प्रधानमंत्री है। पिछले दिनों हमने एडवर्टाइजमेंट देखा कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो फीस 0 है और ओबीसी के लिए फीस है 55,000 रुपया एक एग्जाम की। तो ओबीसी प्रधानमंत्री के हाथों ही ओबीसी का, जिसको कहते हैं, अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी का जो हत्था होता है लकड़ी होता है, और वो कुल्हाड़ी पूरे जंगल को काट रही है, और जंगल के पेड़ जो हैं वो ये देख के खुश हैं कि अपना भाई है, देखो लकड़ी है, बिल्कुल अपना भाई है। तो वो जो लोगों को वहम था वो समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी को आगे करके यूज एंड थ्रो हो रहा है, ओबीसी बता करके ओबीसी के ही गला एक तरह से काटा जा रहा है। पहले भी तो अंग्रेज यही करते थे कि राय बहादुर और जेलदार और पलानेदार बना करके हमारे देश के जो नागरिक होते थे उन पर अत्याचार होते थे। अंग्रेज भी तो यही करते थे। अभी राजधानी दिल्ली में एसएससी के छात्र, जिसमें दलित पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। हाँ। कैसे देख रहे हैं? एनएफएस हो रहा है, नौकरियां सरकारी खत्म हो रही है, एक ओबीसी का बड़ा तबका है जो पहली बार स्कूल कॉलेज गया है, क्या वो बच पाएगा, या क्या उन युवाओं से क्या आपका मैसेज रहेगा, कैसे वो लोग समझे? देखिए, ऐसा है, युवाओं को समझना चाहिए कि जब नेहरू जी थे और देश का बजट मात्र 500 करोड़ था, अब तो कई लाख करोड़ है, 50 लाख करोड़ है, कितना है? जी। ठीक है। तो उन्होंने, मोदी जी के हिसाब से मान ले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। तो मतलब मैंने एमबीबीएस की है तो 15 रुपए महीना फीस थी। आज सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में इतनी फीस है कि एक मध्यम वर्गीय माता पिता अपने, अगर उसके 2 बच्चे हैं तो वो एमबीबीएस नहीं करा सकता, इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं करा सकता। तो ये जो सरकार आई है ये दलित पिछड़ों आदिवासियों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। तो जैसे मनुस्मृति में होता था कि शिक्षा से वंचित किया जाता था, अब इन्होंने इतनी फीस कर दिया है कि वो उस फीस की वजह से वंचित हो रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आज कहा है कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। देखिए जी, जबकि उनका बेटा विदेश में पढ़ता है। हाँ, तो वही है। मैं तो कल एक सभा में बोल रहा था, आप भी उसमें थे, कि जो शिक्षा का स्तर अनुराग ठाकुर अपने बच्चे को दे रहा है, रविशंकर जी, क्या नाम है, रविशंकर प्रसाद अपने बच्चे को दे रहा है, निशिकांत दुबे दे रहा है,
ठीक है, तो अगर ये चाहते हैं कि सब भाई भाई है, हिंदू हिंदू भाई भाई है, तो बाकी ही जो हिंदू दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनके बच्चों को वो शिक्षा क्यों नहीं मिल रही? उनके बच्चों को क्यों नहीं ऑक्सफोर्ड में ये भेज रहे? उनको तो जैसे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज हैं वही बंद कर दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हजारों की तादाद में स्कूल बंद कर दिए सरकारी। 90,000 देश भर में स्कूलें बंद हुई। हाँ, तो ये एक तरह से मनोवाद दोबारा से लागू करना। मनोवाद क्या, अभी शिक्षा से वंचित रखो ताकि ये सब मजदूर बने। जी, सस्ता मजदूर। हाँ, सस्ता मजदूर बने। मजदूर में भी सस्ता मजदूर। ओबीसी और उनको तो शूद्र कहा जाता है ना, इनका तो वो कहता है कि जन्म ही इसलिए हुआ है कि ये एक आखिरी सवाल सर, आपने ओबीसी का एक बड़ा सम्मेलन किया कांग्रेस के बैनर तले तालकटोरा में। हाँ। राहुल गांधी जी ने खुद स्टेटमेंट दिया कि मैं ओबीसी की राजनीति को नहीं समझ पाया, उनके इतिहास को, चाहे वो मंडल कमीशन हो या जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा हो। आप तो समझ रहे हैं, आप क्या लग रहा है राहुल जी, चूंकि आप ओबीसी के चेयरमैन भी हैं तो आप लोगों की बातचीत भी होती होगी। हाँ। राहुल जी अब ओबीसी को लेकर क्रिस्टल क्लियर है कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी? देखो जी, ऐसा है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में इसकी बात बताता हूँ। जी जी। हमारे इलाहाबाद के सम्मेलन में राहुल जी आए, उनकी स्पीच थी, उसका एक सेंटेंस था, उन्होंने कहा ये समझ लीजिए कि ये देश एक हवाई जहाज है जिसके 10 इंजन है। अब तक क्या हो रहा है, इस हवाई जहाज के 10 इंजन में से सिर्फ एक इंजन में पेट्रोल जा रहा है और 9 इंजन में पेट्रोल ही नहीं जा रहा। लेकिन जिस दिन इस हवाई जहाज के 10 इंजन में पेट्रोल जाना शुरू होगा, ये अच्छी ऊंची उड़ानें उड़ेगा। तो अगर ये देश बनाना है तो ये 90% जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, हमारे अकलियत के गरीब हैं, सवर्ण गरीब हैं, जब तक इनको सशक्त नहीं करेंगे हम, ये देश बन नहीं सकता। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ ओबीसी के विषय पे, तो उनका सबसे ज्यादा दर्द होता है वो लैंडलेस ओबीसी जिसको बोलते हैं। लैंडलेस ओबीसी यानी अति पिछड़ा को वो लैंडलेस ओबीसी शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी वो पिछड़े जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती। तो उसका सबसे ज्यादा उनको वंचना नजर आती है। और मैं समझता हूं कि जब भी राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे ज्यादा अगर किसी समाज के लिए वो काम करेंगे, वैसे सब समाज के लिए करेंगे, लेकिन अति पिछड़े जिसको कहते हैं लैंडलेस ओबीसी या ईबीसी, उस समाज के लिए राहुल जी एक तरह से मसीहा या फरिश्ता बनकर के साबित होंगे। तो ये थे डॉक्टर अनिल जय हिंद हमारे साथ, ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की पूरी लड़ाई को योजनाबद्ध तरीके से आगे भी बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया सर हमें अपना समय देने के लिए। जय भीम, जय संविधान। पूरी बातचीत पर आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और फुलपरास जो मधुबनी जिले में है, वहाँ 26 तारीख को 1 बजे से संविधान बचाओ सुरक्षा रैली हो रही है। उसके बाद फिर मोतिहारी में इनका कार्यक्रम है। तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जो है, ये सोचिए एक दौर था जब इंदिरा गांधी की बड़ी वापसी हुई थी सत्ता में। उन्होंने पीवी पर्स खत्म किया था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कहा जाता है कि देश में वो स्वर्ण काल था बहुजनों के लिए, स्वर्ण काल। सवर्ण काल तो हमेशा रहा है, लेकिन वो दलित पिछड़ों के लिए इंदिरा गांधी के वो ऐतिहासिक कदम थे, पीवी पर्स खत्म करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, सफाई कर्मचारियों को नौकरी का दर्जा देना। उसके बाद से लगातार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के हकों में कटौती होती रही है। और अब तो जो स्थिति है आप समझ सकते हैं। क्या आप इन सब बातों पर सहमत हैं? असहमत है? अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, फुलपरास, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।